सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। टॉप न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अगले आधे घंटे टॉप न्यूज में हम आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बताएंगे आपको आर्थिक जगत और खेल जगत से जुड़े समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी संसद के बजट सत्र की शुरुआत। आर्थिक सर्वेक्षण भी किया जाएगा पेश। सत्र पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से करेंगे बात। बजट सत्र से पहले सोमवार को सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक में 27 राजनीतिक दलों के 37 नेताओं ने लिया हिस्सा। कांग्रेस ने बनाई दूरी। सरकार ने नियमों के तहत किसी भी विषय पर चर्चा कराने का विपक्ष को दिया आश्वासन। देश के अलग अलग शहरों में G20 की बैठकों का दौर। G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक संकट के समय भारत के लिए G20 की अध्यक्षता वैश्विक एजेंडा को आकार देने का बड़ा अवसर। भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष सिसाबा कुरोसी ने UNGC में विभाजन पर जताई निराशा। कहा, विभाजन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार के साथ आगे बढ़ने में पैदा कर रहा है मुश्किलें। और पाकिस्तान के पेशावर की मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में मरने वालों की संख्या बढ़ी। अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत और 150 से ज्यादा लोग घायल। पीड़ितों की संख्या में और हो सकती है बढ़ोतरी। और टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत आज राष्ट्रपति के संयुक्त सत्र के संबोधन से होगी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के दौरान कुल 27 बैठकें होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना पहला अभिभाषण देंगी। सत्र के दौरान सरकार की नजर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट पर सुचारू रूप से चर्चा कराने पर रहेगी। विपक्षी दलों ने अदानी समूह से जुड़ा विषय, कुछ राज्यों में राज्यपालों के कामकाज, जाति आधारित गणना, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के स्पष्ट संकेत दिए हैं। आज सरकार संसद में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेगी। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र की शुरुआत होती है और संसद के बजट सत्र से पहले सोमवार को सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस को छोड़कर सभी विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में सरकार ने कहा कि वह संसद में नियमों के तहत हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और सरकार से सदन में सुचारू रूप से चलाने में सहयोग चाहती है। बैठक में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद थे। इस बैठक में 27 राजनीतिक दलों के 37 नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में विपक्षी दलों ने जाति आधारित गणना और महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने का मुद्दा उठाया और संसद सत्र के दौरान इस पर चर्चा कराने की मांग की। सरकार ने बजट सत्र से पहले विभिन्न विषयों पर आम राय बनाने के लिए राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। वहीं बजट सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सुबह ट्वीट के माध्यम से बजट सत्र और राष्ट्रपति के अभिभाषण की परंपरा से जुड़ा एक वीडियो साझा किया।
बजट सत्र के इतिहास को बताता हुआ ये वीडियो जो कि लोकसभा अध्यक्ष ने साझा किया था। और आपको बता दें कि बजट सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने लोकसभा सचिवालय, सीपीडब्ल्यूडी और दूसरी एजेंसियों के अधिकारियों के साथ संसद भवन परिसर में लोकसभा चैम्बर, केंद्रीय कक्ष, कॉरिडोर, लॉबी, प्रतीक्षालय और अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। सत्र के दौरान स्वच्छता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने पर जोर देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि बजट सत्र का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियां एकजुट होकर काम करें। वहीं अमेरिका के दौरे पर पहुंचे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आईसीईटी के तहत आज अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन सहित शीर्ष अमेरिकी नेतृत्व के साथ वॉशिंगटन में महत्वपूर्ण वार्ता की। माना जा रहा है कि यह वार्ता भारत अमेरिका संबंधों में बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। भारत और अमेरिका ने आईसीईटी यानी इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की पहली उच्च स्तरीय बैठक के तहत सहयोग के लिए जिन 6 क्षेत्रों की पहचान की है उनमें वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास, क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा नवाचार, अंतरिक्ष और 6G और सेमीकंडक्टर जैसी उन्नत संचार पद्धतियां शामिल हैं। वहीं यूएनजीए के अध्यक्ष कुरोसी ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि यूएनजीए में विभाजन सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए कुरोसी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बेकार प्रणाली यूक्रेन पर उसके स्थायी सदस्यों में से एक के हमले से उत्पन्न बेतुकी स्थिति में परिलक्षित हुई है और संकट को दूर करने में वैश्विक निकाय की विफलता इसके सुधार की तत्काल आवश्यकता को पुष्ट करती है। Unfortunately, this war is still going on, and unfortunately, the killing in eastern Ukraine is demanding heavy casualties every day. I'm sure that many countries, maybe India included, are offering good services, but I'm not aware of any concrete negotiations where peace negotiations would be now on the table. इससे पूर्व सिसाबा कुरोसी ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सिसाबा कुरोसी यूएनजीए के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत की। G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक संकट बढ़ने के समय में भारत के लिए इस मंच की अध्यक्षता वैश्विक एजेंडे को आकार देने का एक बड़ा अवसर है। भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता में G20 अध्यक्षता के यूनिवर्सिटी कनेक्ट एंगेजिंग यंग माइंड्स प्रोग्राम को संबोधित करते हुए श्रृंगला ने कहा कि भारत के G20 दृष्टिकोण का आदर्श वाक्य सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास के विचार के अनुरूप है। वहीं चंडीगढ़ में G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने सोमवार को इस बैठक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि भारत विज्ञान और नवाचार के कारण तेजी से विकास कर रहा है, क्योंकि भारत के भविष्य के लिए ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। विज्ञान व नवाचार से भारत का विकास तेजी से हो रहा है। ये दोनों भारत के भविष्य के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। हमने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है। वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल में वित्तीय समावेशन, धारणीय ऊर्जा की ओर गमन में हमारा उल्लेखनीय योगदान रहा है और विकास की जन केंद्रितता हमारी राष्ट्रीय रणनीति का आधार है। यह वही दर्शन है जो G20 की अध्यक्षता का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य को रेखांकित करता है।
इस दौरान आयोजित सांस्कृतिक संध्या में भारत आए अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों ने पंजाबी संस्कृति का आनंद भी लिया। इसके अलावा भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पुदुचेरी में साइंस 20 इंसेप्शन मीटिंग चल रही है। बैठक के पहले दिन इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी प्रमुख और G20 साइंस 20 इंसेप्शन मीटिंग के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में हुई वैज्ञानिक प्रगति की वजह से वैश्विक स्तर पर तेजी से गरीबी को कम करने में मदद मिली है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी राष्ट्रों के बीच सीमा की बाधा को दूर कर सकते हैं, दुनिया को एकजुट कर सकते हैं और शांति को मजबूत कर सकते हैं। इस बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधि अपने वैज्ञानिकों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। ये 2 दिवसीय बैठक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी पहलुओं पर केंद्रित है जो राष्ट्रों के विकास में मदद करेगी। बैठक का विषय अभिनव व सतत विकास के लिए विघटनकारी विज्ञान है। वहीं G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक 2 से 4 फरवरी तक राजस्थान के जोधपुर में होगी। इस बैठक में स्पेन, नीदरलैंड्स और सिंगापुर समेत अन्य अतिथि देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस बैठक की जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को दी। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि सभी की मजबूत, स्थायी, संतुलित और रोजगार समृद्ध वृद्धि के लिए श्रम, रोजगार और अन्य सामाजिक मुद्दों पर बात करने को लेकर रोजगार कार्य समूह अनिवार्य है। भारत 19 देशों, यूरोपीय संघ और 9 अतिथि देशों और 9 क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 73 से ज्यादा प्रतिनिधियों की मेजबानी कर रहा है। वहीं अंडमान में सोमवार देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने यह जानकारी दी है। भूकंप के कारण किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप के झटके रात 12:15 पर महसूस किए गए और इसका केंद्र अंडमान सागर में था। भूकंप की गहराई 77 किलोमीटर मापी गई। इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौट रहे हैं। What is GST? The Goods and Services Tax subsumes both central and state level taxation. The entire element of tax borne by a good or a service will be represented by the GST paid on it. At present, GST is imposed in 4 slabs: 5%, 12%, 18% and 28%. मसले जो जुड़े हैं आपसे, कराएंगे रूबरू हर पहलू से, करेंगे गहराई से पड़ताल, लेंगे विशेषज्ञों की राय, क्योंकि ये है मुद्दा आपका, सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले आइए एक नजर डालते हैं टॉप 10 हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड का उद्घाटन करेंगे। एक्सप्रेसवे दिल्ली और जयपुर के बीच यात्रा के समय को लगभग 2 घंटे कम करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। कार्यक्रम का विषय सशक्त नारी सशक्त भारत रखा गया है, जिसका उद्देश्य उन महिलाओं की सफलता का मान करना है जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा में उत्कृष्टता प्राप्त की और अमिट छाप छोड़ी। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अमृत उद्यान 26 मार्च तक खुला रहेगा, जहां दर्शक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक घूम सकते हैं। उद्यान 28 से 31 मार्च तक विशिष्ट श्रेणी के लोगों के लिए खुलेगा। राजधानी में राष्ट्रपति भवन स्थित
मुगल उद्यान का नाम बदलने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर स्थित मुगल उद्यान का नाम भी बदल दिया गया। इसका नाम बदलकर गौतम बुद्ध शताब्दी उद्यान कर दिया गया है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट ने सोमवार को चुनाव आयोग के सामने पार्टी संगठन और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा जताते हुए अंतिम दस्तावेज पेश किए। दोनों गुटों ने पार्टी के चिन्ह के रूप में धनुष और तीर और पार्टी संगठन पर अपना दावा जताते हुए निर्वाचन आयोग के सामने लिखित में अपनी बात रखी। लिखित दलीलें उनके संबंधित वकीलों के माध्यम से दायर की गई। महाराष्ट्र विधान परिषद की 5 सीटों के लिए सोमवार को वोट डाले गए। उच्च सदन के 5 सदस्यों का कार्यकाल 7 फरवरी को समाप्त हो रहा है, जिसमें 2 स्नातक और 3 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। मतगणना 2 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी के एक वृत्त चित्र पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अगले सप्ताह सोमवार को सुनवाई करेगा। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि ऐसी याचिकाओं से कोर्ट का समय बर्बाद होता है। उच्चतम न्यायालय भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के बहनोई मेनक मेहता को हांगकांग की यात्रा करने की अनुमति देने संबंधी बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। नीरव पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने शहीदों के सम्मान में बड़ा फैसला लिया है। अब स्कूलों, पुलों, खेल केंद्र जैसे 57 बुनियादी ढांचे शहीदों के नाम से जाने जाएंगे। जिन लोगों के नाम पर स्कूलों और सड़कों के नाम रखे गए हैं, उनमें श्रीनगर में एक दवाखाने के मालिक कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू और पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद अयूब पंडित शामिल है। बिंद्रू की 5 अक्टूबर 2021 को आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं मोहम्मद अयूब पंडित की शहर के जामिया मस्जिद के निकट 2017 में पीट कर हत्या कर दी गई थी। और बीते साल अप्रैल के महीने में गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। अब्बासी ने मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी सिपाहियों पर हमला किया था। 27 जनवरी को मामले में सुनवाई के दौरान मुर्तजा पर लगे आरोपों में वह दोषी पाया गया था। घटना को देश के खिलाफ जंग छेड़ने का मामला बताया गया। और टॉप 10 सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों पर। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार अलग अलग शहरों में इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। इस बार फ्लोरिडा शहर में कुछ बदमाशों ने चलती गाड़ी से ताबड़तोड़ फायरिंग कर 10 लोगों को घायल कर दिया। अमेरिका की पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि कुछ बदमाश सेडान गाड़ी से आए थे। यह गाड़ी एक जगह धीमी हो गई, फिर बदमाशों ने खिड़की नीचे कर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और कुछ ही देर में वो सभी फरार हो गए। पुलिस इस वाहन की तलाश में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में घायल सभी पीड़ित 20 से 35 वर्ष के बीच के वयस्क पुरुष थे। पुलिस को घटनास्थल पर नशीले पदार्थ की कुछ मात्रा भी मिली है। पाकिस्तान में अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर में शक्तिशाली आत्मघाती बम विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में 61 लोगों की मौत हो गई है और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में खचाखच भरी एक मस्जिद में नमाज के दौरान आत्मघाती बम विस्फोट होने से 61 लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सुरक्षा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक जब नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, तभी अगली पंक्ति में बैठे आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट कर खुद को उड़ा लिया। पाकिस्तान के पेशावर शहर के अति सुरक्षित क्षेत्र में स्थित एक मस्जिद में आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली है। वहीं फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने आने वाले हफ्तों में संयुक्त रूप से 155 मिलीमीटर तोपखाने के गोले बनाने और यूक्रेन को भेजने की योजना की घोषणा की। $multi मिलियन की योजना दोनों देशों द्वारा यूक्रेन के लिए समर्थन की नई पेशकश है। आपको बता दें कि हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से रूस के खिलाफ युद्ध को लड़ने के लिए भारी हथियार की मांग की थी। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस और फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबेस्टियन
लिकोर्नो द्वारा की गई संयुक्त घोषणा का उद्देश्य यह संकेत देना भी था कि दोनों देशों ने पनडुब्बियों पर एक हानिकारक विवाद को दूर कर लिया है। अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाले आपदा प्रबंधन मंत्रालय ने कहा है कि देश में कड़ाके की सर्दियों के कारण 168 लोगों की मौत हो गई। आपदा प्रबंधन अधिकारी के मुताबिक देश के 24 प्रांतों में खराब मौसम के कारण यह आपदा आई है। अफगानिस्तान में सैकड़ों घर ढह गए हैं और देश भर में करीब 80,000 पशुओं की मौत हो गई है, जिससे कमजोर परिवारों के रहने की स्थिति पर गंभीर आर्थिक प्रभाव पड़ा है। अफगानिस्तान के मौसम पूर्वानुमान अधिकारियों ने आने वाले दिनों में कम से कम 19 प्रांतों में बर्फबारी की चेतावनी दी है। देश की 3.8 करोड़ की आबादी में से 50% को सहायता की सख्त जरूरत है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आज कहा है कि 2023 में वैश्विक वृद्धि में करीब आधा योगदान भारत और चीन का होगा। इसके साथ ही वैश्विक एजेंसी ने एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023-24 में 6.1% रहने के अपने अनुमान को भी बरकरार रखा है। छमाही विश्व आर्थिक परिदृश्य के अपने ताजा अपडेट में IMF ने कहा, भारत तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इस साल वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर में आधे का योगदान भारत और चीन का होगा, जबकि अमेरिका और यूरोप का क्षेत्र इसमें महज 10% का एकीकृत योगदान देंगे। हालांकि 2023 वित्त वर्ष 2024 में भारत की वृद्धि दर कम होकर 6.1% रहेगी, जो वर्ष 2022 वित्त वर्ष 2023 में 6.8% रहने का अनुमान है। लेकिन बाह्य चुनौतियों के बावजूद घरेलू मांग मजबूत होने से वित्त वर्ष 2025 में यह फिर तेज होकर 6.8% पर पहुंच सकती है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने फ्रंट रनिंग मामले में 14 लोगों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इन पर 70 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें से कुछ लोग रिलायंस सिक्योरिटीज के डीलर भी रह चुके हैं। सेबी ने सोमवार को जारी आदेश में कहा कि जुर्माने की रकम 45 दिन के अंदर भरना होगा। इसके साथ ही इन सभी के अवैध तरीके से कमाए गए फायदे की 4.23 करोड़ रुपए की रकम भी 12% ब्याज के साथ लौटानी होगी। 136 पेज के आदेश में सेबी ने कहा, ये सभी एक गिरोह बनाकर फ्रंट रनिंग का काम करते थे। अगस्त 2020 में इस मामले में अंतरिम आदेश पारित किया गया था। इस तरह के फ्रंट रनिंग से कमाए गए 4.49 करोड़ के अवैध लाभ को जमा करने का निर्देश भी दिया गया था। दूरसंचार कंपनियों ने चुनिंदा शहरों में 5G सेवाओं की पेशकश शुरू कर दी है। हालांकि उन्हें समुचित नेटवर्क ढांचा तैयार करने में अभी 4 से 5 साल में 3 लाख करोड़ रुपए का खर्च करना होगा। इंक्रा रेटिंग्स ने सोमवार को कहा कि भारत के करीब 35% टावर ही फाइबर से जुड़े हुए हैं। इस निवेश से ही देश भर में तगड़ा नेटवर्क आधार खड़ा हो सकता है। इन कंपनियों पर 6.3 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज है। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। FIH ओडिशा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद ग्राहम रीड ने भारतीय हॉकी टीम के हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच और खिलाड़ी ने भुवनेश्वर में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मेजबान भारत को 2021 में टोक्यो खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ओलंपिक में 4 दशक के सूखे को समाप्त करने के बाद पदक के दावेदार के रूप में देखा जा रहा था। ग्राहम रीड के अलावा पुरुष टीम के कोच ग्रेग क्लार्क और सलाहकार मिशेल डेविड पैम्बर्टन ने भी इस्तीफा दे दिया है। तीनों अगले महीने अपनी नोटिस अवधि पूरी करेंगे। ग्राहम रीड ने अप्रैल 2019 में भारतीय टीम के हेड कोच के रूप में पदभार संभाला था। इस समय मेजर ध्यानचंद की बड़ी याद आती है, जिन्होंने भारतीय हॉकी में विश्व में भारत की जो प्रतिभा थी उसका प्रदर्शन किया था। बहरहाल स्टाइलिश ओपनिंग बल्लेबाज मुरली विजय ने
इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 30 जनवरी की दोपहर मुरली विजय ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया और अपने प्रशंसकों को शुक्रिया कहा। भारत को फरवरी में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। इससे पहले एक स्टार प्लेयर का संन्यास हुआ है। हालांकि मुरली विजय अभी टीम इंडिया के स्क्वाड के लूप में नहीं है। 38 साल के मुरली विजय ने अपने संदेश में लिखा कि आज मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूं। वहीं 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तात्या टोपे स्टेडियम में रंगारंग आगाज हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, राज्य की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की मौजूदगी में इन खेलों का उद्घाटन किया गया। 13 दिन तक 23 आयोजन स्थलों पर चलने वाले इन खेलों में 6000 खिलाड़ी 27 खेलों में अपनी प्रतिभा की चमक बिखेर रहे हैं। ये खेल राज्य के 8 शहरों भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, मंडला, बालाघाट, खरगोन में आयोजित हो रहे हैं। और इसी के साथ ही टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 31 जनवरी की तारीख से जुड़े इतिहास के साथ। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। संसद टीवी पर आप संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। हालांकि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, जिसका सीधा प्रसारण आप 10:55 पर लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद टीवी पर देख सकते हैं। और अब से कुछ देर बाद मेरी सहयोगी प्रीति सिंह के साथ देखना ना भूले संसद में आज कार्यक्रम। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये कहानी है भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित पहले भारतीय मेजर सोमनाथ शर्मा की। 31 जनवरी साल 1923 में मेजर शर्मा का जन्म हिमाचल के कांगड़ा जिले में हुआ। मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना में कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन में कंपनी कमांडर थे। उनका फौजी जीवन द्वितीय विश्व युद्ध से शुरू हो गया था। नवंबर 1947 में पाकिस्तानी कबाइलों द्वारा कश्मीरी हवाई अड्डे पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश को मेजर शर्मा ने अपने कुशल नेतृत्व और पराक्रम से विफल कर दिया। भारत पाकिस्तान के इस युद्ध में वीरता से लड़ते हुए मेजर शर्मा शहीद हो गए। उनके अदम्य साहस के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। 31 जनवरी साल 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक्सप्लोरर 1 लॉन्च किया गया। एक्सप्लोरर 1 अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह था। इसको फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से लॉन्च किया गया। एक्सप्लोरर 1 पर एक ब्रह्मांडीय किरण डिटेक्टर उपकरण लगा था, जिसे पृथ्वी की कक्षा में विकिरण पर्यावरण को मापने के लिए डिजाइन किया गया। इस उपग्रह का निर्माण और संचालन डॉक्टर विलियम एच पिकरिंग ने किया। ये अपनी कक्षा में करीब 12 वर्षों तक लगातार काम करता रहा। साल 1957 में सोवियत संघ के स्पुतनिक 1 के प्रक्षेपण के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष के शीत युद्ध की शुरुआत हुई।